आवाज आ रही है? आ रही है। गोपाल, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? म्यूट है, म्यूट। हाँ, अब हो गया। अब आ रही है। अभी भी म्यूट दिखा रहा है। यहाँ से तो कर दिया। हेलो। आवाज नहीं आ रही अब? नहीं आ रही आवाज? आ रही है। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे पास? मैंने तो यहाँ से अनम्यूट कर रखा है। स्क्रीनशॉट भेजो। आवाज देखो अपनी। अब आ रही है। तुम्हारी हेलो, आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क की दिक्कत है। वापस से ज्वाइन करो एक बार। अब आ रही है आवाज? हेलो। इसका स्पीकर में तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी कल तक हमने जो लास्ट क्लास में किया था, अभी तक हम जहाँ तक पहुंचे हैं वो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग पे पहुंचे हैं। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग पे पहुंचे जिसमें हमने एंटिटी का मीनिंग देखा था, ट्रांजैक्शन का देखा था, और उसके बाद एसेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एसेट क्या होता है। ठीक है। एसेट के बारे में फिर एसेट का चार्ट था। एसेट के चार्ट में हमारे को दिखाया था कि एसेट की टाइप क्या क्या है। एसेट है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट वैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है विद इन 12 मंथ के पीरियड में ले लें, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम जिसको रियलाइज कर लें, यानी कि कोई एसेट है उसको रियलाइज कर लेना इन कन्वर्ट टू कैश। इन कन्वर्ट टू कैश अगर मैं उसको रियलाइज कर लूंगा तो वो विद इन 12 मंथ ऑफ पीरियड वो मेरे लिए करंट एसेट होगा, और जो मैं उस पीरियड में नहीं कर पाऊंगा वो नॉन करंट एसेट होगा। तो अभी इसी चार्ट में दिया है, जैसे पहले जैसे दिया है करंट एसेट का दिया है। ठीक है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट अगर किसी कंपनी में मैंने कुछ पैसे डाल दिए हैं और वो पैसे मैंने केवल 12 महीने के लिए दिए हैं, तो उसको मैं बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाऊंगा? करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाऊंगा। मेरी इन्वेंट्रीज हमेशा जो करंट एसेट में आती है, उसके पीछे रीजन ये है कि इन्वेंट्री जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज की जाती है, और कोई भी बिजनेस इन्वेंट्री को नहीं चाहता कि लंबे टाइम तक होल्ड करे। ये इसके गोइंग कंसर्न जो होता है उसके हिसाब से अजम्पशन लिया जाता है कि कोई भी इन्वेंट्री जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, 12 मंथ ही कन्वर्ट हो जाएगी बिजनेस में, यानी कि उससे मैं कुछ पैसा कमा लूंगा। इन्वेंट्री के बारे में तुम्हें पता है इन्वेंट्री क्या होती है? नहीं पता। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है जैसे मैं एक दुकान पे बैठा हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, एक छोटी सी दुकान है जिसमें कि मेरे पास परचून का कुछ सामान है। अब परचून के सामान में मान लीजिए मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल है।
जिससे कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैंने मसाले, रो मसाले में लेके आ रहा हूँ, रो मसाले को मैं पीस के और उसको एक प्रोडक्ट बना के, मसाला, गरम मसाला बना के मैं बेच देता हूँ। ठीक है। तो जो रो मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मेरी इन्वेंटरी होगी। जब तक कि मैं उसको फिनिश गुड कन्वर्ट करके उसको बेच ना दूं, तब तक वो क्या रहेगा मेरे लिए, इन्वेंटरी रहेगा बिजनेस में। ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, कार बनाने वाली कंपनी है। अब कार क्या है, कोई एक पार्ट से तो बनती नहीं है। कार कार बनाने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट लगेंगे, बहुत सारे उसके पार्ट लगेंगे। वो पार्ट जब तक कि कार बन नहीं जाती है और वो बिजनेस में सेल नहीं हो जाती है, उस प्रोसेस के साइकिल से पहले वो बिजनेस में एज ए इन्वेंट्री शो करेंगे, एज ए एसेट शो करेंगे। उसको एज ए एसेट शो इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने बताया था एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने अभी नहीं उठाया है, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे वो भी उठाना बाकी है। मैंने पार्ट्स खरीद तो लिए, क्या मैंने उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट उठाया अभी तक? नहीं उठाया। वो तो मेरे नहीं पास पड़े उठाया। हुए हैं, मैं उसको बेचूंगा तभी तो मेरे पास पैसा आएगा ना। ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ट्रेड क्या होता है, उसके बाद रिसीवेबल क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है कि जिस सामान को मैं बेचता हूँ, जिसका लेन देन मैं करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, वो मेरी इनवर्ड इन्वेंट्री हो गई। आउटवर्ड में मैंने क्या किया, मैंने उसका मसाला बनाया और बेच दिया, मेरे लिए आउटवर्ड इन्वेंट्री हो गई। यानी कि ट्रेड हो गया, मैं एक व्यापार करता हूँ। ट्रेड का मतलब हो गया व्यापार। मैं किस चीज का ट्रेडिंग करता हूँ, किस चीज का व्यापार करता हूँ, किस चीज का लेन देन करता हूँ। ठीक है। और रिसेबल क्या हो गया, मैंने कुछ ट्रेड किया, मैंने किसी को दिया कुछ सामान, कुछ व्यापार किया, तो उससे मुझे कुछ पैसा भी लेना पड़ेगा, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास कैश आएगा ना। ट्रेड रिसीवेबल यानी ट्रेड, मैंने कुछ सामान दिया और उसके अगेंस्ट मुझे कुछ पैसा मिलना है, ये क्या हो गया, ये इस शब्द का ट्रेड। मीनिंग हो गया। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या, तो कैश तो आप समझते हो, मनी, करेंसी। कैश तो आप समझते हो, करेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग। और इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट तो एफडी, बैंक में एफडी करते हैं, वो भी तो कैश में कन्वर्ट हो सकता है ना, जब हम चाहें अपनी एफडी को तुड़वा सकते हैं बैंक में। हमने अगर कोई पैसा रखा है तो वो भी तो हमारा कैश के बराबर ही है। ऑल्दो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम बैंक से जाके कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इसमें काफी एग्जांपल आते हैं, जब तुम 12th में हो गए या उससे आगे जाओगे तो काफी एग्जांपल आएंगे। जैसे सिक्योरिटीज होता है, ठीक है, जैसे हमने किसी का शेयर कैपिटल खरीद लिया है, सिक्योरिटी खरीद लिया है, या क्रेडिट मेमो खरीद लिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है। काफी टर्म्स आती हैं, और टर्म जो होती है कैश और कैश इक्विवेलेंट क्लब की जाती है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं इसमें सारी चीजें बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब तो समझ आ गया होगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट किसको बोला जा रहा है। उसके आगे जो टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अब तुम बोलोगे लोन है, लोन जो है वो एसेट कैसे हुआ? मैंने तो लोन लिया तो मेरे ऊपर एक भार आ गया, मैंने किसी का पैसा देना। ये देने वाला नहीं है, ये लेने वाला लोन नहीं है, देने वाला लोन है। मैंने किसी को पैसा दिया है। ठीक है। तो अगर मैंने किसी को पैसा दिया है या किसी को मैंने कोई सामान दिया है, कुछ एसेट दिया है, उधार पे दिया है, ठीक है, तो उस पैसे का इकोनॉमिक बेनिफिट तो मैंने अभी नहीं उठाया है। वो पैसा मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे उठाऊंगा? अगर मैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठाया है और फ्यूचर में मैं उसका उठाऊंगा और वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा मेरे पास आएगा, तो वो मेरा एसेट हो गया। अब शॉर्ट टर्म लोन यानी कि मैंने कुछ पीरियड के लिए उसको पैसा दिया है, यानी कि 1 महीने के लिए दिया है या 2 महीने के लिए दिया है। मैंने किसी को उधार दिया है, लोन दिया है, एडवांस दिया है। ठीक है, वो पैसा मेरे को वापस मिलेगा। अब लोन और एडवांस, ये जरूरी नहीं है कि मैंने किसको दिया है। ये अभी क्वेश्चन माइंड में मत रखो, मैंने किसको दिया है, मैंने किसी को भी दिया है। किसी को भी अगर मैंने लोन्स एंड एडवांस दिया है तो वो मेरा एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि मैंने उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठाया है। उसमें अदर करंट एसेट भी काफी आ जाती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अदर करंट एसेट में क्या क्लब होता है।
काफी आइटम्स होते हैं कि अदर करंट एसेट में आती हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इस पूरे करंट एसेट के टॉपिक पे पहुंचेंगे बाद में। अभी ये तो थी हमारी करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट पे आते हैं। नॉन करंट एसेट में जो एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट हमने एक शॉर्टर पीरियड में नहीं उठाया है या नहीं उठाने वाले हैं, ऐसा अजम्पशन लग रहा है कि हम इसका इकोनॉमिक बेनिफिट 12 महीने के अंदर नहीं उठा पाएंगे और इसका बेनिफिट जो है हम काफी लंबे समय तक उठाते रहेंगे। ठीक है, वो सारी एसेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म एसेट होती है। मैंने एक मशीनरी खरीद ली, ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मैं मसाला बनाता हूँ, मसाला बनाने के लिए भी मेरे को मिक्सचर जूसर चाहिए। ठीक है, तो क्या मेरा मिक्सचर जूसर 12 महीने में खराब हो जाएगा अगर अच्छी क्वालिटी का है, या मेरा उससे लंबा भी चलेगा? लंबा लंबा चलेगा, चलेगा। लेकिन मेरा एसेट है, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मैं एक बार में तो उठा नहीं लूंगा कि एक बार में उठाया और खत्म। एक बार में उठाया और खत्म तो है नहीं, वो तो लंबा चलेगा, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म एसेट हो गया। अब लॉन्ग टर्म एसेट में भी देखो, इसने फिक्स एसेट बोलता है। फिक्स एसेट जो है एक अलग चीज हो जाती है कि फिक्स एसेट क्या होता है। दो सारी एसेट जो है नॉन करंट एसेट में भी और करंट एसेट में भी, सारी एसेट्स जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। मतलब कि डे टू डे जो तुम ट्रेड करोगे या एक साल में जो तुम ट्रेड करोगे उसके लिए वो यूज होंगे। यानी कि डायरेक्टली तुम उनको है ना सेल में कन्वर्ट कर पाओगे, वो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट में सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल के। सेल में कैसे कन्वर्ट होंगी, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, इन्वेंट्री खरीदा तुमने कुछ मसाला बनाने के लिए, इंग्रेडिएंट खरीदे थे, तो वो इन्वेंट्री तुम्हारी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल तो बनता ही सेल के बाद है, सेल का अपोनेंट है, सेल किया तो ट्रेड रिसीवेबल बना। अब कैश है, कैश भी तुम ट्रेड के लिए यूज करोगे, कुछ ना कुछ सामान लाओगे उससे, फिर उसको बेचोगे। और तुमने जो किसी को एडवांस दिया है उसको भी तुम बिजनेस के पर्पज के लिए ही यूज करने वाले हो। तो ये एक फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट होता है डायरेक्टली जो है आपके बिजनेस में ट्रेड नहीं किया जाएगा, वो एक हेल्पिंग इक्विपमेंट की तरह काम करेगा बिजनेस में। हेल्पिंग इक्विपमेंट कैसे रहेगा, जैसे कि तुम्हारा हेल्पिंग इक्विपमेंट वो मिक्सचर है जो कि मसाला बनाता है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल तुम्हें कार बनाने की कार बनाने का दिया था कि कार कैसे बनती है। अब कार बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होंगी जिसपे कि कार के पुर्जे लगे होंगे। उन कार के पुर्जों को उस मशीनरी से जोड़ा जाएगा। क्या वो मशीनरी एक बार में कार बनाने पे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट जो है वो क्या बोलते हैं कि जिस एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट आप एक छोटे पीरियड में नहीं लेते और बिजनेस का के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड, और जो कि आपकी एक सपोर्टिंग इक्विपमेंट के तौर पे काम आएगी, वो क्या होगी, आपकी एक फिक्स एसेट होगी। अब फिक्स एसेट में क्या है, फिक्स एसेट हो सकता है टेंजेबल हो, यानी कि जिसको आप, जैसे कि मशीनरी है, हाथ लगा के उसको चेक कर सकते हो सकता है कि फिक्स एसेट आपकी इंटेंजिबल हो। इंटेंजिबल क्या होता है, थॉट्स आपके इंटेंजिबल है। ठीक है, आपने कुछ मसाला बनाने की रेसिपी लिखी हुई है, बहुत अच्छी रेसिपी है, और एक बुक लिखी हुई है, उस रेसिपी को हम इंटेंजिबल एसेट कह सकते हैं। वो भी तो आपके इनडायरेक्टली बिजनेस में यूज आ रही है ना। ठीक है, एसेट बनाने में, या फिर आप कोई ऐसी सॉफ्टवेयर लगा लो। एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया जिस सॉफ्टवेयर से मैं अपने बिजनेस का काम करता हूँ, उस बिजनेस को मैं चलाता हूँ। उस बिजनेस के मेरे जो स्टेप होते हैं कि पहले कार का पहिया आएगा तो ये सॉफ्टवेयर में ये एंट्री डल जाएगी, इस एक सॉफ्टवेयर में सारी इंफॉर्मेशन जिसमें रिकॉर्डेड होती है बिजनेस की, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको भी मैं हाथ नहीं लगा सकता। सॉफ्टवेयर को कोई हाथ लगा के थोड़ी ना देखेगा। तो एक मेमोरी है, एक थॉट है, एक प्रोसेस है। और उसके बाद में फिक्स एसेट में इसने दिया है वर्किंग कैपिटल और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीजें क्या है, हमने टेंजेबल एसेट देखा, इंटेंजिबल एसेट देखा। टेंजेबल होता है हार्ड इक्विपमेंट जिसको हम टच कर सकते हैं, मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट जो कि बिजनेस में यूज होता है एज ए सपोर्टिंग इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट भी सेम है, सपोर्टिंग इक्विपमेंट है, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होता।
ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि मैं कुछ मटेरियल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ एसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अब एसेट क्या है, एक बिल्डिंग भी मेरी एसेट है, एक बिल्डिंग भी हार्डकोर है। अब बिल्डिंग क्या मैं एकदम से बना दूंगा, एकदम से तो नहीं बना पाऊंगा, धीरे धीरे करके एक फ्लोर बनेगा, कुछ दरवाजा लगेगा, कुछ इक्विपमेंट लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक बार में तो बना नहीं पाऊंगा, हो सकता है लॉन्गर पीरियड लग जाए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हो सकता है एक साल में पूरा ही ना हो। तो मैं क्या करूंगा, उसको एसेट के तौर पे तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। गवर्नमेंट मेरे से पूछेगी, मेरे स्टेक होल्डर, मेरे यूजर सब मेरे से पूछेंगे कि भाई आपका ये पैसा जा क्यों रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहे हो उस पैसे का। तो मैं बोलूंगा मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बिल्डिंग के लिए दरवाजे खरीदे हैं, मैंने बिल्डिंग के लिए मटेरियल खरीदा है, और वो सारे आइटम मैं वर्किंग प्रोग्रेस की एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें मैं रखते चला जाऊंगा। कब तक रखते चला जाऊंगा, जब तक कि मेरा जो एसेट है वो पूरा वर्किंग फॉर्म में नहीं आ जाता, और जब तक कि मैं उसके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने स्टार्ट नहीं कर देता, उसको मैं ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं कर लग जाता, जब तक कि मैं उसे पैसे कमाने नहीं लग जाता, वो इस फॉर्म में नहीं आ जाता, एक एक मेजरमेंट यूनिट में नहीं बन जाता, उसको एक मेजरमेंट यूनिट का नाम दे सके, उसको एक फिजिकल फॉर्म दे सके, जि- तब तक वो क्या रहेगा, वो वर्किंग प्रोग्रेस रहेगा। और फिजिकल फॉर्म मैंने वर्ड यूज किया इसके साथ में, जैसे सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर जो अगर कोई कंपनी बनाती है वो 2 मिनट में तो बन नहीं जाता है। कोई भी जो कि उसमें इंजीनियर लगते हैं, उसका कोड लिखते हैं, उसमें पता नहीं कौन से C++ कौन कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर यूज होते हैं, एक लॉन्गर पीरियड लगता है। तो क्या एक दिन में सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट जाती रहेगी। इन्वेस्टमेंट जब उसमें जाती रहेगी, उसमें खर्चा लगता रहेगा, उस खर्चे को मैं एक बार में अपने पीएनएल पे इम्पैक्ट नहीं डालूंगा। पीएनएल पे इम्पैक्ट कब डालूंगा, जब मेरा पूरा एसेट बन जाएगा, और पूरा एसेट बनने के बाद जब मैं उसके इकोनॉमिक बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दूंगा या इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुका हूंगा, तब जाके वो मेरे ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तब जाके मैं उसको खर्चा मानूंगा। उसको खर्चा मानने का रीजन क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक मैं किसी चीज का इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं उठाता हूं वो मेरे लिए खर्चा नहीं है। ऑल दो मैंने सामान खरीद लिया है, सामान खरीद के रख लिया है, बन रहा है, लेकिन मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया अभी तक, मैंने उससे कोई भी अभी तक काम लिया ही नहीं है, या मैं जितना उससे काम ले सकता था मैंने उतना नहीं लिया है, तो मैं उसको पूरे खर्चे में ट्रांसफर नहीं करूंगा, मेरे लिए पूरा खर्चा अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, तो मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है, और हार्ड कोड में वर्किंग कैपिटल मैंने बता दिया, बिल्डिंग का एग्जांपल आप ले सकते हो, या एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जब वो चल जाएगी तभी लूंगा, तब तक तो मेरा खर्चा नहीं है। और कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं बोलता कि आप तुरंत इन्वेस्टमेंट करते ही तुरंत कुछ खुश परचेज करते ही उसको खर्चा बना लो, तो वो खर्चा नहीं बनेगा, कब बनेगा वो मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ। तो ये था हमारा एसेट। अब तुम्हें एसेट में डाउट कभी नहीं होना चाहिए कि एसेट होगा क्या और कौन सा एसेट क्या होता है, इसका मैं फिर बाद में तुमसे पूछूंगा कि कौन सा एसेट कहाँ पे जाएगा और क्यों जाएगा, क्या रीजन है उसका वहां पे ले जाने का, फिक्स एसेट में क्यों जाएगा, अगर मैंने कुछ खर्चा किया है तो फिक्स एसेट में क्यों चला जाएगा, अगर मैंने कुछ पैसे से खर्च करके कुछ लाया है तो वो इन्वेंट्री में क्यों चला जाएगा, इन्वेंट्री में क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैं तुमसे फिर पूछूंगा। ठीक है। अब उसके बाद में हमारा एसेट के बाद में मेजर जो बैलेंस शीट में आइटम होता है वो होता है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में इसमें एक सेंटेंस लिखा है, पहले वो रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइजेस हैज टू पे। हैज टू पे, अच्छे से फोकस देना, ये हैज टू पे है। एट सम टाइम इन द फ्यूचर the present creditors claim on the firm asset। ये भी बहुत एक अच्छा सेंटेंस है, इसका भी मैं मीनिंग तुम्हें बताऊंगा। बोथ स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस फाइंड द नेसेसरी टू बोरो मनी एट द वन टाइम और अदर टाइम। ठीक है,
इसके बाद में एंड ऑन द क्रेडिट, मतलब परचेज ऑन क्रेडिट सुपर बाजार फॉर एग्जांपल, यानी सुपर बाजार का एक एग्जांपल दे रहा है। गुड्स परचेज 10,000 ऑन क्रेडिट, उधार में 10,000 रुपए खरीदे हैं। और उसके बाद में क्या किया इन्होंने, 1 मंथ फूड प्रोडक्ट 21 मार्च 2005 इफ द बैलेंस ऑफ द रेपुटेड फर्म इन 31 मार्च फास्ट फूड, यानी कि इसने 25 मार्च को एक आइटम खरीदा है और 31 मार्च तक के उसके पैसे नहीं दिए हैं। मैंने आइटम खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, यानी उधार में खरीदा। उधार का मतलब क्रेडिट में मैंने खरीदा है, और जिसका पैसा मैंने अभी नहीं दिया है, ना ही कोई उसका उसका बेनिफिट उसको दिया है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, उधार क्या होगा मेरे लिए, एक लाइबिलिटी होगी। मैं उसको एक देनदारी दिखाऊंगा, एक लाइबिलिटी दिखाऊंगा। भाई मैंने किसी से सामान खरीद लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, पैसे तो देने हैं ना, उस ट्रांजेक्शन को तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, तभी तो पता चलेगा ना कि मैंने कितना लेना है कितना देना है। ठीक है। इसके बाद में एक में ये सेंटेंस था, ये तो फ्यूचर पे का मैंने बता दिया। एक था दी परजेंट क्रेडिटर क्लेम ऑन एसेट, ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है लाइबिलिटी को समझने के लिए। अब कोई भी पैसा किसी को देना है, ठीक है, और उसको लाइबिलिटी में कब लिखा जाए, या लाइबिलिटी में कब लिखा जाए और कैपिटल में कब लिखा जाए। कैपिटल भी मैंने तुम्हें बताया है कि लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ओनर, यानी ओनर की तरफ जो कंपनी की लाइबिलिटी है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है ओनर से, कंपनी को ओनर से पैसा लेके काम कर रहा है, तो उसको पैसा तो वापस देना है ना, तो वो भी एक लाइबिलिटी है, और उसका पैसा भी फ्यूचर में देना है। पहले वाले सेंटेंस से क्या है, लाइबिलिटी ओब्लिगेंस डेब्ट फ्रॉम द पे इन फ्यूचर टाइम। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से ये लग रहा है कि मुझे किसी को पैसा देना है और फ्यूचर में देना है, और उससे मैंने पैसे देने हैं। तो इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा है कि ये लाइबिलिटी है या कैपिटल है। कैपिटल का डिटर्मिनेशन कब हो रहा है, कैपिटल का डिटर्मिनेशन इस सेंटेंस से हो रहा है। इस सेंटेंस से क्या हो रहा है, ऑल्दो इस सेंटेंस से दोनों का ही मीनिंग निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। कैपिटल का जो पैसा है वो बहुत बाद में मिलता है, लाइबिलिटी का पैसा पहले देना होता है, ये गवर्नमेंट के रूल है। जब भी आप जो भी आप एसेट जो आपके पास है, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है, आपके पास कैश खत्म हो गया, ऑपरेशन से बिजनेस से पैसा बहुत कम आ रहा है, और आपका क्रेडिटर जो है आपसे पैसे मांग रहा है। अब कैश भी एक आपका एसेट है, एफडी भी एक एसेट है, आपका ट्रेड रिसीवेबल भी एक एसेट है, ये चीज हम ऊपर देख चुके हैं। अब ये कह रहा है कि जो क्लेम है क्रेडिटर का ऑन एसेट, क्रेडिटर का क्लेम ऑन एसेट, अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका क्लेम एसेट पे कहां से आ गया, एसेट तो कंपनी की है, इसका क्लेम कहां से आ गया एसेट के ऊपर, क्लेम तो कंपनी का होना चाहिए ना, वो तो कंपनी की एसेट है, क्रेडिटर का क्लेम कहां से आ गया, क्रेडिटर कैसे मेरी एसेट को उठा के ले जाएगा। समझो ये क्या है, ये बोल रहा है एक टर्म होती है, ऑल्दो बिजनेस चलता है ऑनगोइंग कंसर्न के ऊपर, लेकिन मेरी जो भी एसेट है मैं उन्हीं से तो उधार का पैसा दूंगा ना किसी को। मैं बिल्डिंग से, हो सकता है मेरे पास कैश अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा कि मेरा बिल्डिंग का कुछ पोर्शन है, आप इसमें आके अपना एक, आप अपना रेंट पे रह जाओ, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट दूंगा। तो तो वो एक उसका क्लेम हो सकता है मेरी एसेट के ऊपर, मेरी कैश के ऊपर उसका क्लेम हो सकता है। यानी कि मैंने जो भी सामान उससे खरीदा है वो मेरा का क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। अब तुम कहोगे कि क्रेडिटर से सामान खरीद रहे हो, वो एसेट कैसे बन जाता है। भाई मैंने उससे इन्वेंट्री खरीदी है ना, मैंने उससे इन्वेंट्री खरीदी है, तो कहाँ ले गया मैं उसको, कहाँ ले गया हूँ, इन्वेंट्री को बिजनेस खरीद में। के मैंने एसेट में रखा है ना, एसेट में दिखाया ना मैंने अपने को, मैं बोलता हूँ ना कि इन्वेंट्री मेरा एसेट है, लेकिन इन्वेंट्री आया कहाँ से है, किसी से खरीद के लाया हूँ ना मैं, किसी से खरीद के क्रेडिट से लाया भी हूँ, कम। क्रेडिटर से खरीद के लाया हूँ, तभी तो उसका क्लेम हो गया ना, उसका क्लेम है उसके ऊपर, उसका क्लेम है कि इन्वेंट्री मेरी है, इसके वगैरह में मैं आपको, आप मेरे को कोई भी एक एसेट दो। अब क्लेम का यहाँ पे क्या मतलब है, जब काफी पुराने टाइम पे क्या होता था, पैसे नहीं थे, जो मतलब पैसे का जब आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी अकाउंटिंग होती थी। तब क्लेम का क्या डेफिनेशन था, क्लेम का डेफिनेशन था मैंने किसी से चावल ले लिए और मैंने उसको गेहूं दे दिया,
मैंने उससे चावल लिए या मैंने उससे कोई मशीनरी ले ली, तो मेरी मशीनरी पे उसका अधिकार तो है, लेकिन अधिकार कितना है उस अधिकार को मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे जितने भी एसेट हैं, अकुमुलेटेड एसेट जो हैं, चाहे मेरे पास मशीनरी है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे मैंने उसी से खरीदा है या उससे नहीं खरीदा है, मेरे पास जो भी एसेट है उस एसेट के ऊपर मेरे क्रेडिटर का क्लेम है, मैं उस एसेट से उसको पैसा मुझे देना है। अब समझे क्रेडिटर का क्या मतलब होता है और उसका एसेट पे क्लेम का क्या मतलब होता है। ठीक है, जब अगर तुम इस सेंटेंस को अगर डीपली समझ जाओगे ना, तुम कभी भी क्रेडिटर और जो अदर लाइबिलिटीज होती हैं, लोन्स भी एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी एक लाइबिलिटी है, ठीक है, और कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है, तीनों ही एक लाइबिलिटी है। उससे आगे क्या डिफरेंस है, उससे आगे मैंने एग्जांपल दिया है तुम्हें कि उधार है और 31 मार्च तक मुझे उसको लाइबिलिटी में शो करना है, तो क्रेडिटर मेरी बैलेंस शीट में मेरे एज ए लाइबिलिटी शो होगा, सुपर बाजार की जो लाइबिलिटी है। इसमें कह रहा है सुपर बाजार हैज लोन for the period of 3 years the state cooperative bank the shown as a liability in the balance sheet super बाजार liability classified as under current और नॉन करंट, जैसे कि मेरी एसेट और करंट और नॉन करंट थी वैसे ही हो गया। अब अगर मैंने कुछ पीरियड के लिए दिया है तो शॉर्ट पीरियड, अगर मैंने किसी बंदे से लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रखी है तो वो लॉन्ग टर्म। सिमिलर डेफिनेशन होता है इसमें भी, इसमें भी ट्रेड रिसीवेबल था, उसका अपोनेंट ट्रेड पेबल, यानी कि मैंने जो ट्रेड के लिए पैसा देना है जिससे मैंने सामान खरीदा है वो मेरा ट्रेड पेबल है। मैंने किसी से छोटे समय के लिए उधार खरीदा है तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, और मैंने किसी से लॉन्ग टर्म के लिए उधार खरीदा है, यानी मैंने लोन लिया है 3 साल का, जो कि ऊपर सुपर बाजार का एक एग्जांपल आया कि सुपर बाजार ने बैंक से 3 साल के लिए लोन लिया तो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसको मेरे को लाइबिलिटी कब तक पे आउट करना है, 3 साल तक देना है, 12 महीने से ज्यादा देना है, तो 12 महीने से ज्यादा जो भी लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये थोड़ी हायर टर्म हो गई, अभी तुम्हारे लेवल की नहीं है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अब जब क्या होता है, मैं वैसे छोटा सा तुम्हें बता देता हूँ कि डिफर्ड टैक्स का क्या है। कोई भी कंपनी जब काम करती है, ठीक है, जब काम करती है तो गवर्नमेंट बोलती है भाई आपने बहुत पैसा कमाया और हमने गवर्नमेंट ने आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड का, हमारे नेटवर्क का यूज किया है, आपने जो भी पैसा कमाया है उसमें से कुछ अंशदान आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, टैक्स। टैक्स तो पता होगा ना तुम्हें क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों मांगती है ये तो पता होगा ना। यस सर। ठीक है, तो डिफर्ड टैक्स क्या होता है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यानी कि मेरा टैक्स जो है करंट प्रॉफिट ईयर का नहीं है, वो टैक्स मेरा क्या है, आगे आने वाले समय का है। आगे आने वाले समय में मैंने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है जिससे क्या है मेरे करंट ईयर की यानी 12 महीने की टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बन रही है, मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जिसकी वजह से मेरी फ्यूचर में टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। तो फ्यूचर में जो टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी जिसको मैंने डिफर कर दिया है कि आगे के लिए टाइम दिया है, वो मेरी क्या होता है, डिफर टैक्स लाइबिलिटी होता है। इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये शायद तुम्हारे +1 के सब्जेक्ट में थोड़ा सा आएगा, बाकी +2 के सब्जेक्ट में आएगा, इसको जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मैंने तुम्हें बताया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में तुम्हारा क्रेडिटर आता है, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन आता है, 3 साल का लोन हो गया, और तुमने कोई उधार लिया है काफी लंबे समय के लिए। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है तो वो भी काफी अदर लाइबिलिटीज है, अदर देन लोन हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अब एक नया चीज जो आ गया, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्या समझते हो, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन वर्ड का डेफिनेशन पता है तुम्हें। नहीं पता। प्रोविजन होता है एस्टिमेट, यानी कि अभी खर्चा जो है हुआ नहीं है लेकिन खर्चा हो सकता है, या खर्चे का अभी हिसाब नहीं है लेकिन खर्चा हो चुका है, लेकिन उसको मॉनिटरिंग टर्म में मेरे पास अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। इसको हम ऐसे समझते हैं
ऐसे समझते हैं कि मैंने किसी से सामान उधार ले लिया है, ठीक है। अब सामान मैंने उधार ले लिया है, लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में तो तब लिखूंगा ना जबकि मेरे पास उसका बिल आ जाएगा, ले भाई ये तेरा बिल है, इस बिल को आप रिकॉर्ड कर लो अपनी लाइबिलिटी। एक डॉक्यूमेंट दे दिया उसने, एक डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया मेरे को कि संदीप जो है मेरे को, जो है मेरे से इतना सामान लेके गया है और मेरे को इतना पैसा उसके बदले में देगा, इतना सामान ले गया, इतने पैसे बनते हैं। ये तो एक लिखित डॉक्यूमेंट आ गया। लेकिन अब मैंने किसी से सामान खरीदा है, दूसरा, और उसका रेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन क्या बोला उसने, और मेरे को वो सामान डिलीवर करने वाला है इसी मंथ में, इसी फाइनेंशियल ईयर में सामान डिलीवर करने वाला है, या फिर सर्विस डिलीवर करने वाला है, या मैंने सर्विस ले ली है। लेकिन मेरा उसका क्या है, या तो मेरा अमाउंट डिटरमाइन हो चुका है या डिटरमाइन नहीं भी हो चुका है। यानी कि मैंने मान लो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, अब इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने यूज कर ली, लेकिन मेरे को पता नहीं है गवर्नमेंट कितने का बिल देने वाली है। मेरे पास खाली ये है कि मैंने भाई सामान तो ले लिया है, लेकिन बिल नहीं आया तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन खर्चा तो कर दिया है मैंने, मैंने काम तो कर दिया है, तो मेरे को पता है। इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने यूज कर ली है, सामान तो मैंने खरीद लिया है, तो मेरे को पैसा तो देना पड़ेगा उसके लिए। पैसा देना पड़ेगा तो क्या है, लाइबिलिटी है। अगर मेरे को किसी की लाइबिलिटी है और उसका मेरे अधिकार है एसेट पे, यानी कि उसका मेरा क्लेम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्लेम बनने वाला है, वो क्लेम मेरा बनने वाला है, अभी क्लेम क्लियर नहीं है, तो अभी क्लेम बनने वाला है मेरा, या ऑलमोस्ट मैं मानो क्लेम फिक्स हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अजम्पशन बनाना पड़ेगा। तो मुझे के लिए क्या देना पड़ेगा, भाई मेरा लगभग एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1,000 रुपया आ जाएगा, जिसका कि बिल मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं आया, हो सकता है अगले महीने में बिल आएगा। लेकिन मेरा फाइनेंशियल क्लोज करना है, मेरे इस महीने का पिक्चर मेरे को स्टेक होल्डर को देना है, मेरे को एक फाइनेंशियल पोजीशन बताना है कि भाई मेरे को टोटल किस किस को कितना पैसा चाहिए देना है, मेरे को बताओ। तो मैं अगर उन चीजों को छोड़ दूंगा जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मैंने जैसे मतलब उठा लिया है, या मैंने सामान उठा लिया है, या मैंने उसका यूज कर लिया, लेकिन मैंने अभी उसको बुक फोर नहीं किया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करना चाहिए ना, तभी तो मेरी सही लाइबिलिटी मेरे को पता चलेगी। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एंट्री बना लेता हूँ प्रोविजन की, यानी प्रोविजनल खर्चा, किसी के नाम पे नहीं बनाता हूँ, वो मैं प्रोविजन के नाम पे बना देता हूँ कि हो सकता है मेरा बिल किसी के नाम से आएगा, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने सामान ले लिया है, मैंने यूज कर लिया है, किसी की सर्विस यूज कर ली है, किसी का एसेट यूज कर लिया है, तो मुझे उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी। प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी होते हैं और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं जिसका कि मेरे को एस्टिमेट है कि वो मेरा खर्चा जो है लंबे समय तक आता रहेगा। लंबे समय तक कैसे आता रहेगा भाई, कैसे कैसे आता रहेगा लंबे समय तक। अभी मैंने किसी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है रेंट का, 5 साल का मैंने एग्रीमेंट किया, तो मैंने 5 साल के ना तो पैसे दिए हैं उसको, ना उसने मेरे को बिल दिया है, लेकिन 5 साल का मेरे को पता है कि ये मेरे 5 साल तक इसका खर्चा आता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही काफी एग्जांपल होते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अभी इसके आगे चलते हैं। अभी इसमें क्या है, इसमें कुछ डिफरेंस बताए हैं कि यस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस होता है। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो करंट एसेट होती है या करंट लायबिलिटी होती है वो ऑपरेशनल साइकिल, यानी कि मेरे जो बिजनेस का साइकिल है उसको यूज करने में खत्म हो जाती है। जैसे इन्वेंट्री है, ठीक है, इन्वेंट्री है, कैश है। अब कैश तो मेरा खत्म होगा, मैं क्योंकि मेरे को सामान खरीदना है, सामान खरीदूंगा तो कैश कन्वर्ट हो जाएगा सामान में, सामान आ जाएगा, फिर सामान बेचूंगा, फिर कैश आ जाएगा। तो उसको क्या हो, एक साइकिल बन जाएगा, कभी सामान में जाएगा, कभी डेटर में जाएगा। डेटर में कैसे जाएगा, समझ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, कैश इन्वेंट्री डेटर, ये साइकिल कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये साइकिल कैसे बन रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है। हाँ, तो मैं सामान लाऊंगा तो मेरा लाइबिलिटी बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा तो मैं सामान बेचूंगा, सामान बेचूंगा तो मेरे पास डेटर बनेगा, डेटर से पैसा आएगा तो कैश बनेगा। ऐसे पैसा घूमता रहेगा, और घूमेगा कब, छोटे साइकिल में घूमेगा। तो वो पैसा क्या होगा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होगा। जब मेरा पैसा शॉर्टेड साइकिल में घूमता रहेगा, छोटी छोटी चीजों में, कभी डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी क्रेडिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी सेल में चला जाएगा, कभी डेटर में चला जाएगा, ऐसे पैसा
घूमता रहता है। और ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं इसको, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। उसके आगे क्या है, आगे पढ़ो, ऐसे सेंटेंस 2 पढ़ो तुम। Sentence to current assets or liability are released, रियलाइज, settled within 12 months. पढ़ो पढ़ो। कौन सा पढ़ना है? रियलाइज, करंट एसेट्स और आवाज कट रियलाइज्ड हाँ, रियलाइज्ड सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। अब इसमें दो शब्दों का इसने यूज किया है, रियलाइज्ड और सेटल्ड। तुम्हें इसका मीनिंग समझ आ रहा है? एसेट लायबिलिटी तुम्हें पता है, रियलाइज्ड और सेटल्ड क्या होता है? समझ आ रहा है रियलाइज्ड और सेटल्ड क्या होता है? रियलाइजेशन क्या होती है? अकाउंट, रियलाइजेशन का तो नहीं पता, सेटल्ड सेटल क्या, का पता है। क्या होता है सेटल? जैसे किसी जगह पे जाके बस जाना है या ऐसे ही सेटल का ही होता है। ओके, वो वाला सेटल नहीं है, हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में सेटल का मतलब है कि आपने देनदारी को खत्म कर दिया, आपने हिसाब किताब क्लोज कर दिया, किसी से लेना था देना था वो बराबर हो गया। अकाउंटिंग में सेटल का ये मतलब है। रियलाइज का मतलब है कि पैसा कन्वर्ट हो गया है कैश की फॉर्म में, पैसा कन्वर्ट हो गया कैश की फॉर्म में। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में जब पैसा कन्वर्ट हो जाता है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं हम? रियलाइज बोलते हैं। यानी मैंने एक सेल बना दिया, किसी को सामान बेच दिया, पैसे तो नहीं आए मेरे पास, डेटर तो रियलाइज नहीं हुआ, डेटर से पैसा